कल हम लोग जो है पढ़ रहे थे गैसों की द्रवों की विलेयता के बारे में। उसमें एक हेनरी नियम बताया गया था। तो गैसों की द्रवों की विलेयता पर ताप का जो है काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर इसकी विलेयता क्या होती है, घटती है, क्योंकि गैस जब द्रव में घुलते हैं तो उसको संघनन की क्रिया मानी गई है। और संघनन की क्रिया हमेशा क्या होती है, ऊष्मा छेपी होती है। ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा। तो लासतरीय सिद्धांत क्या कहता है कि ऊष्मा छेपी क्रियाओं के लिए क्या होगा, जब ताप बढ़ेगी तो जो है उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि जो ताप हम बढ़ाएंगे वो खर्च होने की कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा कि वो जो है ताप क्या हो जाए, खर्च हो जाए। तो क्रिया क्या होगी, उल्टी होगी। उल्टी होने का अर्थ क्या है कि गैस और द्रव जो है अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे भी हम कल एग्जाम्पल बताए थे कि जब ताप बढ़ता है तो गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। कल ही बताया जा चुका था कि जो है जलीय जीव वाला बताए थे। अब अगला हम लोगों का जो टॉपिक है या अगला जो हम लोग का विलयन है वह द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब के बारे में पढ़ना है। द्रवीय विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलायक क्या होता है, निश्चित तौर पर जो है द्रव होता है, उसके बारे में हम लोग को जानकारी करनी है। तो इसमें वाष्प दाब एक नया शब्द आ गया, जिसको हम इसे तो 11th में पढ़े हैं। जब आता है बताते हैं कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो जब किसी जो है, ध्यान से समझिए इसको, कि कोई भी द्रव है उसको छोड़ देते हैं तो वाष्प में बदल जाता है। जैसे घर में हम लोग जो है कपड़ा डालते हैं तो धीरे धीरे सूख जाता है, क्योंकि उसका जल क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। लेकिन जब द्रव को एक बंद बर्तन में लिया जाता है तो उसका वाष्प उसी में रहता है, और उसी में रहने के कारण से वह वाष्प की गैस रूपी अवस्था में आ गया तो चारों तरफ घूमेगा तो फिर आकर वह द्रव की सतह से टकराता है, और द्रव से की सतह से टकरा कर फिर द्रव में बदल जाता है। इस क्रिया क्या कहते हैं हम लोग, संघनन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन की क्रिया। कुछ समय छोड़ देंगे, ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो कुछ समय पश्चात जो है वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया जो है का दर जो है समान हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। मतलब जितने जो है दर से वाष्पित होगा उतने ही उसी वेग से क्या होगा, दर से क्या होगा, संघनित भी होगा। तो इसको हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। वाष्पन और संघनन के बीच क्या होती है, साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। और इस साम्यावस्था पर इस गैस का इस वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहेंगे कि साम्यावस्था की अवस्था में किसी द्रव द्वारा उसके सतह पर डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्प दाब। तो यह हो गया वाष्प दाब के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग कर लिए, क्योंकि वाष्प दाब पढ़ना है। अब हम लोग को पढ़ना है कि द्रवीय विलयन के बारे में। ठीक है, तो द्रवीय विलयन में निश्चित है कि विलायक क्या होगा, द्रव होगा। विलय जो है क्या हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, या द्रव भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो विलायक तो वाष्पशील होगा क्योंकि द्रव है। लेकिन विलय जो है, अगर द्रव या गैस है तो वाष्पशील हो सकते हैं, लेकिन ठोस होगा तो कहाँ होगा, नहीं होगा वाष्पशील। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि विलय वाष्पशील हो भी सकता है और वाष्पशील नहीं भी हो सकता है। वाष्पशील हो भी सकता है, वाष्पशील क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग पढ़े थे कि द्रवीय विलयन 3 तरह के होते हैं। एक जिसमें क्या होगा, गैस से जो है विलय होगा, दूसरा जिसमें द्रव विलय होगा, और तीसरा किसका, जिसमें ठोस विलय होगा। तो गैस का द्रव में विलेयता हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हेनरी का नियम पढ़े थे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे द्रव विलयनों का वाष्प दाब। क्या पढ़ेंगे कि द्रव विलयनों का जो है वाष्प दाब। ठीक है, तो द्रव विलयनों का वाष्प दाब के बारे में हम लोग जो यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में है कि एक द्विअंगी विलयन है, जिसमें 2 अवयव है, 2 द्रव है। एक को हमने मान लिया 1 और दूसरे को क्या मान लिया, एक के मान लिया 1, और जो है क्या होगा, अवयव एक 1 हो गया है। ठीक है, और एक अवयव क्या हो गया, जो है 2 हो गया। अब इसको एक बंद बर्तन में दोनों को ले लेंगे। ठीक है, एक बंद बर्तन में क्या लेंगे, दोनों को ले लेंगे। तो कुछ समय पश्चात साम्यावस्था आ जाएगी। तो साम्यावस्था में जो है मान लेते हैं कि कुल दाब कितना है, पीटी है। माना गया कि कुल दाब कितना है, बोलिए पीटी है। मैंने दोनों गैस के दोनों के वाष्प बनेंगे, दोनों के कारण से दाब होगा जो कि पीटी के बराबर होगा। अब अवयव एक का आंशिक दाब यदि हमने P1 मान लिया तथा जो है मोल अंश
मैंने अवयव 1 का मोल अंश कितना है, x1 है, उस विलयन में यह x1 मात्रा में है मोल अंश के रूप में। और अवयव 2 जो है का आंशिक दाब कितना है, P2 है, और यह जो है क्या है, बोलिए मोल अंश जो है इसका कितना है, 2 है। इसका मूल अंश क्या है, x2 है, x2 है। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है राउल्ट क्या किए कि वाष्पदाब और उनके जो है विलेयता, उनके जो है मोल अंश के बीच एक जो है मात्रात्मक संबंध जो है स्थापित किए कि जो है वाष्पदाब कितना होगा जब उसमें विलेय किसी भी अवयव की मात्रा जो है कितनी होगी, विलेय की मात्रा कितनी होगी, तो उसका चलते उसमें वाष्पदाब कितना होगा, एक रिलेशन जो है बनाए हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। यह राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्पशील द्रवों में जो दो द्रवलीय हैं दोनों क्या है, वाष्पशील है। वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक आंशिक दाब, आंशिक माने उस गैस द्वारा डाला गया दाब, उस द्रव के वाष्प द्वारा डाला गया दाब विलयन में उसके मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। विलयन में जितना उसका मोल अंश होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। तो अवयव 1 के लिए क्या होगा, P1 समानुपाती x1, और अवयव 2 के लिए क्या होगा, P1 समानुपाती x1। समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर P01 लगा देते हैं, जहाँ P01 क्या है, तो शुद्ध अवयव P01 शुद्ध अवयव 1 का वाष्पदाब, जब शुद्ध अवस्था में है, उसमें कुछ नहीं मिलाया गया है, उस अवस्था में उसका जो है वाष्पदाब कितना है, बोलिए, तो जो है P01 है। इसी प्रकार P2 समानुपाती क्या होगा, x2 के, या P2 बराबर P02 इंटू x2 होगा, जहाँ P2 क्या होगा, शुद्ध अवयव 2 का वाष्पदाब है, ठीक है, वाष्प अवस्था में उसका जो है। तो डाल्टन एक नियम दिए हैं गैसीय मिश्रण के लिए। वो नियम क्या कहता है कि कुल दाब जो होता है वो अवयवी गैसों के वाष्पदाब, अवयवी गैसों के क्या होता है, आंशिक वाष्पदाब के योगफल के बराबर होता है। तो दो इसमें जो है गैस है P1 और P2, तो P2 बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2। तो P1 और P2 का मान हम लोग जो है राउल्ट के नियम से जो लिखे हैं उसके कर देंगे मोल अंश के रूप में। तो P2 बराबर P01 x1 P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। अब हम लोग पढ़े हुए हैं कि x1 बराबर होता है 1 माइनस x2। क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर 1, मूल अंशों का योग 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो P2 बराबर क्या होगा, P01 1 माइनस x2 प्लस P02 इंटू x2। इसलिए इसको हम लोग इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। तो क्या होगा, हमारा लास्ट जो है परिणाम क्या मिला कि जो है क्या मिला, बोलिए, कि P2 बराबर P01 प्लस P02 माइनस P01। ये हम लोगों का एक सूत्र मिल गया। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी अवयव को किसी विलयन के वाष्पदाब को, किसी जो है द्विअंगी विलयन के वाष्पदाब को हम लोग किसी एक अवयव के रूप में जो व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ x2 के रूप में ही इसको व्यक्त कर दिया गया है, x2 का ही जो है इसमें क्या है, मोल अंश है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। ग्राफ कैसे खिंचाएगा, देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ वाष्पदाब लिख दिए और यहाँ मोल अंश। तो x1 का मोल अंश यहाँ पर क्या है, यहाँ स्टार्टिंग है 1 है, और जो है तो x2 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है। ये बढ़ते बढ़ते x2 को हमने बढ़ाया और बढ़ाकर 1 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यह ग्राफ कैसे आएगा, तो समानुपाती होगा, मतलब मूल में जो है मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो यह x1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर हाईएस्ट होगा, और जैसे जैसे x1 की मात्रा घटेगी उसका मूल अंश घटता जाएगा, तो आकर जो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब x2 का मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे, मोल अंश बढ़ाएंगे, तो बढ़ेगा इसका वाष्पदाब। अरे ज्यादा जो है द्रव रहेगा तो उसका वाष्प ज्यादा बनेगा, वाष्पदाब भी ज्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा, ये जो है आपको जो है इसका अधिकतम मान कितना होगा, तो जब शुद्ध अवस्था में होगा मतलब उसमें x1 नहीं होगा, यहाँ पे देखो x1 0 हो गया है। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जब जो है गैस जो है बर्तन में जो हम लोग लिए हुए हैं, तो इसमें दोनों गैसें हैं, तो वाष्प अवस्था में भी इसका हम लोग संघटन जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे कि वाष्प अवस्था में इसका संघटन क्या होगा। नहीं